आवर चैनल टेक मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का टॉपिक है जो कि हमने बोर्ड पर लिख दिया पहले ही। तो आज हम बताएंगे आपको सर्किट, ओम्स लॉ, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसके बारे में आज आपको हम वर्णन करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक है सर्किट। तो सर्किट किसे कहते हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि सर्किट किसे कहते हैं। एक सर्किट पूरा होने के लिए हमको क्या क्या चीज का आवश्यकता पड़ता है। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक सर्किट को पूरा होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सप्लाई दिया गया है, जिसमें इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। और एक वायर के रूप में हमने लिया है मीडियम। मीडियम मीन्स माध्यम, जिसके माध्यम से हमारा सप्लाई जाए यानी करंट पास करे, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। कंट्रोलर के रूप में हमने एक स्विच लिया है। और इसके आगे कंज्यूमर के रूप में हमने एक बल्ब लिया है। और इसको जानने से पहले हमको जानना होगा करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। करंट किस रूट से किस रूट की तरफ चलता है और इलेक्ट्रॉन किस रूट से किस रूट की तरफ चलता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे करंट का डायरेक्शन। तो करंट हमेशा यानी विद्युत हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। मीन्स यहाँ से सप्लाई स्टार्ट हुआ तो स्विच में होते हुए इधर बल्ब से होते हुए इधर नेगेटिव में आता है। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी सप्लाई हम स्विच में देते हैं तो हमेशा इसमें लाइव वायर यानी फेज ही दिया जाता है। इसमें न्यूट्रल का कोई काम नहीं है। तो एक सर्किट पूरा होने के लिए जैसा कि हमने बताया कंज्यूमर, मीडियम, कंट्रोलर, सप्लाई, तो सर्किट पूरा हो गया। जैसे हम यहाँ पर सप्लाई देंगे, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, मेरा बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक सर्किट मेरा पूरा हो गया। तो इसे हम सर्किट बोलते हैं। तो सर्किट, टाइप्स ऑफ सर्किट, कितने टाइप्स ऑफ सर्किट होते हैं उसका वर्णन हम करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सर्किट है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्लोज सर्किट है क्या। वो भी डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको ध्यान ज्यादा रहे। तो सबसे पहले क्लोज सर्किट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पर ये डायग्राम नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में हमने यहाँ पर अगर सप्लाई दिया 2 एम्पियर और इसके माध्यम से होता हुआ यहाँ पर 2 एम्पियर मिल रहा है, मीन्स मेरा एक सर्किट पूरा है। तो इसे हम क्लोज सर्किट कहेंगे। मीन्स क्लोज सर्किट मीन्स इनपुट में जितना सप्लाई दिया जाए आउटपुट में उतना ही सप्लाई मिले, तो उस सर्किट को हम क्लोज सर्किट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज सर्किट क्या है। इसका आगे है मेरा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है, सप्लाई यहां से गया, यहां पर स्विच को ऑन किया मैंने, लेकिन वायर कहीं बीच में ब्रेक है। वायर कहीं बीच में ब्रेक है। तो इस ब्रेक में क्या होता है, सप्लाई यहां तक तो आया लेकिन इधर नहीं पहुंच रहा, मीन्स बॉल ऑन नहीं हो पा रहा। तो ये सर्किट मेरा ओपन है। इस तीसरा है, आगे है मेरा लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट में क्या होता है, सप्लाई दिए, स्विच ऑन किए, कहीं से बीच में वायर मेरा हल्का ब्रोकन है, थोड़ा सा टूटा हुआ है और वो दीवार से होकर जा रहा। दीवार में नमी है, मान लो दीवार में नमी है, तो कुछ ना कुछ करंट मेरा दीवार में पास कर रहा। मीन्स यहां से हम 2 एम्पियर सप्लाई दिए, लेकिन यहां पर 0.1 एम्पियर लीक हो रहा, तो यहाँ पर 1.9 एम्पियर जा रहा। तो बल्ब इसमें मेरा धीमा जलता है। इसे हम कहते हैं लीकेज सर्किट। चौथा है मेरा शॉर्ट सर्किट।
शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, सप्लाई दिया, स्विच ऑन किया और यहां पर एक फेज न्यूट्रल दोनों आपस में अटैच हो गया, एक दूसरे से कंबाइन हो गया, तो क्या होता है, शॉर्ट होता है। मीन्स ये भी बोल सकते हैं हम कि फेज एंड न्यूट्रल दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच हो गया तो शॉर्ट सर्किट होता है। और शॉर्ट सर्किट मैंने बता दिया। ओके, नीचे हमने लिखा है चारों का, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट, शॉर्ट सर्किट। इसके बारे में हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे कि क्या इस पर डिपेंड करता है। जैसा कि क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में जितना इनपुट दिए उतना ही आउटपुट सप्लाई हमको मिलता रहा, यानी वोल्टेज भी इसमें मीडियम है, करंट भी मीडियम है, रेजिस्टेंस भी मीडियम है, जितना दिए वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस उतना मिलता रहा। दूसरा है मेरा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में भी वोल्टेज मीडियम रहेगा। इसमें करंट क्या होता है, बीच में मेरा सर्किट को बताए थे कि ओपन सर्किट में क्या होता है, बीच में कहीं वायर ब्रेक था, तो वायर ब्रेक होने के वजह से क्या हुआ, इसमें करंट का मान क्या हो गया, 0। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो मेरा इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि यहाँ पर ड्राई एयर है। ड्राई एयर में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में रहता है, ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, उसमें एक ड्राई एयर में रहेगा, तो ड्राई एयर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, जिसके माध्यम से यहाँ तक हमारा करंट पास नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि मेरा रेजिस्टेंस इन्फिनिटी रहता है और करंट का मान 0 रहता है ओपन सर्किट में। ओके, और तीसरा मेरा है लीकेज सर्किट। तो लीकेज सर्किट हमने बताया पहले आपको कि कहीं पर, जैसे कि इसके माध्यम से बताता हूं, ये मेरा बल्ब है, यहां से सप्लाई गया, स्विच ऑन किया और बल्ब मेरा धीमा जल रहा, तो बल्ब धीमा जल रहा है, इसका मतलब यहाँ से सप्लाई हमने 2 एम्पियर दिया, लेकिन कहीं पर हमारा 0.1 एम्पियर या 0.2 एम्पियर कहीं पर मेरा लीक कर रहा है, यानी वायर जिसके माध्यम से जा रहा है, जैसे कि मेरा दीवार के माध्यम से अगर वायर जा रहा है तो दीवार में कहीं पर वायर कटा हुआ होगा और वहां पर नमी होगा, तो नमी में लीक कर रहा है मेरा करंट, तो इसको हम लोग लीकेज सर्किट बोलते हैं। तो लीकेज सर्किट में करंट का मान हमेशा लो होता है और रेजिस्टेंस का मान मेरा हाई होता है। ये हुआ मेरा लीकेज सर्किट। और चौथा है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में अटैच हो जाता है, जिसके कारण मेरा करंट का मान इन्फिनिटी हो जाता है और रेजिस्टेंस का मान लो, बिल्कुल 0, रेजिस्टेंस रहेगा ही नहीं, कोई रुकावट नहीं है, करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा और बल्ब मेरा फ्यूज हो जाएगा। तो ये हमने बताया आपको सर्किट के बारे में। तो इसके आगे चलते हैं, आगे है मेरा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट हैं ओम्स साहब, जिसने ओम्स लॉ के बारे में बताया। ओम्स लॉ है क्या, तो ओम्स लॉ डिफाइन करने के लिए मेरा टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहेगा तो वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है, जैसे कि V बराबर I इंटू R। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है। और अगर करंट हमको निकालना होगा तो I बराबर V बाई R। इसको निकालने के लिए, ये फार्मूला के लिए हमने एक मैजिक ट्रायंगल बताएंगे। ये मेरा है मैजिक ट्रायंगल।
जिसका भी फार्मूला हमें निकालना हो, जैसे वोल्टेज, तो वहां पर हम अपना हाथ रखेंगे, V बराबर I इंटू आर। आई का निकालना होगा I बराबर V बाई आर, आर का निकालना होगा R बराबर V बाई आर। तो इससे आपको एग्जाम में आसानी होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन में हो गया तो ये मैजिक ट्रायंगल का उपयोग करके आप एग्जाम में आसानी से फार्मूला को डिस्क्राइब कर सकते हैं और जो वहां पर सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये ओम्स लॉ हो गया, ओम्स सामने बताया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ओम्स लॉ डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। और तीसरा है मेरा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो हम बताएंगे सबसे पहले लेंथ, लंबाई। जब कोई वायर होगा तो उसमें लेंथ होगा, एरिया होगा, लेंथ एरिया तो होना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बताएंगे लेंथ के बारे में, रेजिस्टेंस से रिलेटेड लेंथ के बारे में। ये मेरा वायर है, क्या है, वायर। ये लेंथ हो गया। तो रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ के समानुपाती होता है। जैसे ही मेरा लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। जैसे कि इसका लेंथ L है, फिर इसको एक और वायर लाकर यहाँ से हम बढ़ा दिए, एक और L हो गया, तो ये हो गया मेरा 2L। तो रेजिस्टेंस भी यहाँ 1 ओम था, यहाँ 1 ओम था, तो ये मेरा हो जाएगा 2 ओम। मीन्स लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेंथ रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। और दूसरा है मेरा एरिया, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन एरिया। एरिया पर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये वायर है, तो रेजिस्टेंस जो होता है एरिया का विलोमानुपाती होता है। मीन्स अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो एरिया का मान घटेगा, इसके माध्यम से। और तीसरा है डिपेंड अपॉन मेटल, तो मेटल पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस का मान। मेरा क्या चीज का मेटल है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सभी सिल्वर, सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कॉपर और एल्युमिनियम से तुलना किया जाए तो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस हाई होता है कॉपर के तुलना में, इसके तुलना में एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो सभी मेटल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे कौन सा वायर हम उपयोग किए हैं, एल्युमिनियम का किए हैं, कॉपर का किए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा रेजिस्टेंस का मान। फिर हुआ तीसरा डिपेंड अपॉन मेटल। चौथा एक और है टेम्परेचर। जितना भी कंडक्टर होता है वो हीट का पीटीसी होता है। पीटीसी मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितना भी कंडक्टर हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, ये सब हीट का पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में इसका अपोजिट होता है। अगर कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल हीट का एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी। इसमें क्या होता है, जब हीट का मान बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान घटता है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताया। ये टॉपिक इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बोल सकते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे या प्रतिरोधकता बोलेंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है,
कोई वायर है उसका यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के अंदर जितना भी रेजिस्टेंस का मान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे डिनोटेड करते हैं रो से, और इसको आर इधर आर रेजिस्टेंस अगर निकालना हुआ तो आर बराबर रो इंटू एल वाई ए होता है, यानी रो बराबर एल वाई ए। ये मेरा फार्मूला है। इसके बाद है मेरा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट एरिया यूनिट लेंथ के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस हमने पिछले बार बताया था कि रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट पैदा करना, उसी प्रकार कंडक्टेंस में सहायता प्रदान करना। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसके बीच में स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स जो रुकावट पैदा कर रहा है उसको सहायता प्रदान करने के लिए हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस लेते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है 1 बाई रो। मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। तो ये मेरा हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसका आगे है हम बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बार बार एग्जाम में दिया जाता है और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने बताया था वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है थोड़ा सा उससे आगे। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, इधर 10 टॉपिक मैंने लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस जो कि करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। ये जो रेजिस्टेंस मेरा है मेनली रूप से डीसी सर्किट के लिए यूज होता है। यानी डीसी सर्किट में जो भी करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है उसके लिए हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार इधर है रिएक्टेंस। एसी सर्किट में जो रुकावट पैदा करेगा उसे हम रिएक्टेंस कहेंगे। इसको डिनोट क्या किससे करते हैं, एक्स से। और जो डीसी एसी मीन्स डीसी एसी अलजेब्रिक सम, दोनों का डीसी एसी दोनों में जो रुकावट पैदा करे उसको अलजेब्रिक सम के रूप में हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, और इसे हम डिनोटेड करते हैं जेड से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ये तीनों मेरा क्या है, रुकावट पैदा करने वाला। अगर करंट जा रहा है तो उसके बीच में रुकावट पैदा करता है। तो जो भी रुकावट पैदा करने वाला हो, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ये तीनों का यूनिट एक ही होता है, ओम। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो सिर्फ ध्यान में ही रखना है कि रुकावट पैदा करने वाला है मीन्स रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम। और इसका अपोजिट सहायता प्रदान करना। जैसा कि हमने बताया आपको कि रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में रुकावट पैदा करता है, उसी प्रकार मेरा सहायता प्रदान करने वाला को कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं जी से। यह भी हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस का विलोमानुपाती होता है। इसका आगे हमारा रिएक्टेंस। रिएक्टेंस हमने बताया कि जो एसी सर्किट में रुकावट पैदा करता है उसे हम रिएक्टेंस बोलते हैं। इसी प्रकार एसी सर्किट में जो सहायता प्रदान करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ससेप्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं बी से, यानी x बराबर 1 बाई बी। तीसरा है मेरा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के बारे में हमने बताया कि जो एसी डीसी दोनों में विरोध करे उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। उसी प्रकार
मेरा एसी डीसी दोनों सर्किट में जो सहायता प्रदान करे करंट के रास्ते में जाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। एडमिटेंस को डिनोट करते हैं बाई से। ये बोल सकते हैं कि जेड बाई, यानी इम्पिडेंस जो होता है एडमिटेंस का विलोमानुपाती होता है। तो दोस्तों आज हमने जितना भी बताया वो टॉपिक आप रिकवर करिए और देखते रहिए मेरा चैनल टेक मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक